We were discussing about the topic that is COSO ERM framework. Okay, so we have discussed, I think five points we have discussed. Okay, of COSO ERM framework, that are internal environment, objective setting, event identification, risk assessment and risk response. Okay, so क्योंकि मैं ये अगले दिन स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं एक काम करता हूँ, मैं इतना पहले रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो while choosing this COSO ERM framework, तो ERM is what? Enterprise Risk Management. Okay, तो जब हम ERM फ्रेमवर्क अप्लाई करने जाते हैं तो उससे पहले हम अपनी बिजनेस प्रोसेसेस मैप कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिन्हें हमें क्लाउड में ले जाना है, ठीक है, और कौन सा हम डिप्लॉयमेंट मॉडल इस्तेमाल करेंगे और कौन सा सर्विस डिलीवरी मॉडल इस्तेमाल करेंगे। whether we select the software as a solution or platform as a solution or infrastructure as a solution, ठीक है। इसी तरह से डेप्लॉयमेंट मॉडल है तो हमें पब्लिक क्लाउड यूज करना है, हाइब्रिड यूज करना है, प्राइवेट यूज करना है, और कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हमें क्लाउड में ले जानी है, ठीक है। तो ये हम डिसाइड करके और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्लाउड सॉल्यूशन कैंडिडेट मींस हम उन कंपनीज को देखते हैं जो हमें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें। लेकिन देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो एंटायरली डिफरेंट है, और मे बी हमें वैसा ही ऑब्जेक्टिव, जिसका सेम ऑब्जेक्टिव हो वैसा ही हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जो रिस्क, वेरियस रिस्क जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उनसे डील करने के लिए हम इस कोसो ERM फ्रेमवर्क को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब इन पैरामीटर्स के थ्रू फिल्टर करके हम ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी के लिए कौन सा आइडियल क्लाउड सॉल्यूशन है, ठीक है, और कौन सा क्लाउड हमारे लिए बेस्ट सूटेड होगा। तो बेस्ड ऑन दिस ERM फ्रेमवर्क यू विल डिसाइड अपॉन द cloud service provider, okay, and you will decide the cloud governance practices that you will deploy in your organization. Okay, so we have discussed about following points that we need to taking care of this internal environment, कि मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, हमारा क्या पॉलिसी रही है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके का हम रिस्क अवॉइडेंस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि आप बहुत ज्यादा मतलब रिस्क टेकर नहीं है, ठीक है, तो जनरली आप रिस्क अवॉइडेंस प्रेफर करते हैं। तो अगर रिस्क अवॉइडेंस प्रेफर करते हैं तो अगर आपको बोला जाए कि कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्राइवेट क्लाउड प्रेफर करेंगे रादर देन हाइब्रिड या पब्लिक क्लाउड प्रेफर करने के बजाय, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कल्चर बेसिकली, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट, आपकी कंपनी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि आफ्टर एसेसिंग योर एनवायरनमेंट you will go for the objective setting, means what are the various objectives of my companies. Okay, तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जनरली किससे लेड होते हैं, विजन से, मिशन से, ठीक है। तो विजन मिशन से लेड जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हम क्यों बेसिकली क्लाउड में जाना चाहते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए, जनरली सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से हम ERP या क्लाउड प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर क्या इसके बिना काम चल सकता है, ठीक है, कब तक चल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाएंगे वैसे वैसे फर्दर मॉडिफिकेशन होते जाएंगे, वैसे वैसे सेफ्टी सिक्योरिटी जो आपका कंसर्न है या जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी मीट होता जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना कि मैंने आपको बताया था कि जब क्लाउड में शिफ्ट करते हैं तो भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं कि क्या हम उसको कुछ स्ट्रेटजीज मैंने बताई थी कि जो आप क्लाउड में माइग्रेट करें कि नहीं करें, ठीक है, उसके लिए। तो उसी तरीके से आप अपना ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि वेदर योर ऑब्जेक्टिव इज मैचिंग विद योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑब्जेक्टिव और नॉट। ओके, तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग नेक्स्ट इज, और अगर नहीं है तो इन केस क्या कहीं पर कोई कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, ठीक है। अगर आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको सर्विसेज देने के लिए तैयार है, देन मुझे नहीं लगता है कि कोई हार्म है, ठीक है। उस केस में आप उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। then you will go for the event identification, means what are the various events, okay, means opportunities क्या हैं, उनमें बहुत सारे रिस्क कौन कौन से हैं, ठीक है, वो सब आप जो है इसकी एक अगर सही तरीके से बोले तो प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस पे जा सकते हैं या PDPC चार्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं
कि कौन कौन से इवेंट्स हैं, उनमें कौन कौन से रिस्क ऑकर करते हैं, इवेंट्स कौन कौन से ऑकर करते हैं। मीन्स इवेंट्स होता है बेसिकली प्रोसेस को आप ब्रेक करते चले जाएं फर्दर वेरियस इवेंट्स में, और उन इवेंट्स में कौन कौन से रिस्क हैं वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द रिस्क असेसमेंट, जो कि मैं बता रहा था कि इवेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, बाइफरकेट कर लिए कि जो आपकी प्रोसेस है, ये जो प्रोसेसेस है ना, बिजनेस प्रोसेसेस जिस पर आप कोई मतलब रिस्क मैनेजमेंट ईआरएम अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो कि आपने आइडेंटिफाई की। अब इन बिजनेस प्रोसेसेस में कौन कौन से इवेंट्स ऑकर करते हैं जिसमें रिस्क ऑकर करता है। ठीक है, तो प्रोसेस को बाइफरकेट करते चले जाएंगे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे, और फिर उसमें से कौन कौन सा रिस्क किस किस इवेंट्स में ऑकर कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना इज द रिस्क असेसमेंट। तो इसके लिए मैंने कुछ टेक्निक्स बताई थी, जैसे रिस्क की प्रोफाइलिंग करते हैं आप, इनहेरेंट एंड रेसिडुअल रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। इनहेरेंट मींस जो कह सकते हैं आपकी प्रोसेस में ही इनहेरेंट है, या रेसिडुअल उसके अलावा कह सकते हैं। इनहेरेंट रिस्क कल भी मैंने आपको बताया था कि वो रिस्क जो कि आपकी इवेंट के साथ ही ऑकर करते हैं। ठीक है, और कुछ रेसिडुअल मींस अदर। ठीक है, लाइकलीहुड उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या इम्पैक्ट है, तो ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं लाइकलीहुड और इम्पैक्ट का मतलब है कि रेटिंग ऑफ है, कि अगर कह सकते हैं सीवियरिटी की साइड अगर लाई कर रहा है तो क्या करेंगे, और अगर कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कम है तो आप क्या करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट पार्ट, फिर रिस्क रिस्पॉन्स। तो इन केस ऑफ रिस्क, अगर रिस्क ऑकर होता है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, काउंटर स्ट्रेटेजी क्या रहती है, किस तरीके से आप रिस्क को डील करते हैं, आप कितने रिस्पॉन्सिव हैं रिस्क को लेकर के। तो देखिए, एक तो तरीका होता है अवॉइडेंस। ठीक है, रिस्क को अवॉइड करेंगे, होने ही नहीं देंगे, एग्जिस्टिंग द एक्टिविटीज गिविंग राइज टू रिस्क। ठीक है, वो एक्टिविटीज ही छोड़ देंगे जिससे कि रिस्क हो रहा है। ठीक है, या रिड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जरूरी है हमें क्या कहते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चूज करना, तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, रिड्यूस द रिस्क। तो किस तरीके से हम कंट्रोल एक्टिविटी, स्ट्रिंजेंट कंट्रोल एक्टिविटीज को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, या रिस्क शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग में क्या होता है, जब क्लॉजेस बनते हैं ना आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का और आपके साथ, एसएलए डिफाइन होता है। एसएलए क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में क्लॉजेस बनते हैं कि इन केस इस तरीके की सिचुएशन होंगी तो उस केस में कौन बेनिफिशियरी रहेगा और कौन एक तरीके से कह सकते हैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो वो सब डिसाइड करना बेसिकली शेयरिंग। और इस रिस्क शेयरिंग के लिए समटाइम्स हम थर्ड पार्टी की तरफ भी चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। आजकल देखिए तो हर एक सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको इंश्योरेंस मिलने लगा है। ठीक है, इवन अब तो ये पॉइंट भी कंसीडर करना है कि इन केस अगर आपकी कंडीशन में भी आप अपना जो लोन वगैरह है या जो भी आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी वगैरह है उनको किस तरीके से बियर करें, तो कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं। तो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी कह सकते हैं इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑल्सो देयर। तो वो क्या करते हैं, आपके रिस्क को, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क आपके ऑकर करते हैं उनको क्या करते हैं, वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप दो पार्टी तो हैं ही, आप एज ए क्लाइंट एंड दूसरा आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। और इसके बीच में अगर कोई इंश्योरेंस सर्विस है जो कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। होता है ना, जैसे आप हाउस लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई या कुछ मान लीजिए आप अभी जॉब कर रहे हैं जहां पर, वहां पर आपकी जॉब चली गई और आप कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो गए, तो आप कुछ इंश्योरेंस ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो जो ईएमआई है इतने टाइम की जाती रहेगी। तो ये क्या है, एक तरीके से रिस्क शेयरिंग पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ ही जैसे आप एसएलए डिफाइन कर रहे हैं, और इनकेस आपको कोई मान लीजिए आप सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, ठीक है, और आपने पब्लिक क्लाउड ले रखा है, तो वो कहेगा कि चलिए ठीक है, वैसे तो मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, ऐसा कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, लेकिन इन केस ऐसा होता है तो हमारा एक इंश्योरेंस एजेंट है जो कि इस तरीके के रिस्क को कवर करता है। ठीक है, तो यू में गो फॉर दैट रिस्क कवर ऑल्सो, मीन्स शेयरिंग द रिस्क पार्ट ऑल्सो। ओके, तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेटेजी। और नेक्स्ट वन इज द एक्सेप्टेंस। ये मैंने बताया था कि अब जो है मतलब जो आपके साथ हो रहा है या जितना लाइकलीहुड है या जो इम्पैक्ट है वो होने दें, है ना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा। तो ये भी कुछ कंपनीज करती हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव डायरेक्ट एबिलिटी टू मैनेज द कंट्रोल ऑफ इट्स सीएसपी,
अब उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं रहता है, तो इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। तो ऐसा एक्सेप्टेंस का केस आप देखिए तो पब्लिक क्लाउड में ज्यादा होता है, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में इस तरीके इंसिडेंट नहीं देखने को मिला है, लेकिन ज्यादा मिलता है कि आपका कंट्रोल है नहीं, जो कंट्रोल है वो सारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास है, ठीक है। और इन केस कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने सारा कंट्रोल कह सकते हैं कि अपना विड्रॉ कर लिया, और वो मतलब आपके सर्विसेज टर्मिनेट कर दी, तो उस केस में फिर आप तो ऐसा भी ऑकर होता है। तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क जो कि आप मतलब आपको इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी चूज करनी चाहिए, ठीक है। बेटर अगर आप देखें तो रिडक्शन और शेयरिंग पार्ट इज बेटर वन, ओके। नेक्स्ट फिर आपकी देखिए, अब आगे यहाँ तक मैंने करवा दिया था, है ना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कंट्रोल एक्टिविटी। सो वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास दीज 5 पॉइंट्स: इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क रिस्पॉन्स। नाउ द कंट्रोल एक्टिविटी। अब देखिए, कंट्रोल इसमें एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। जब आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और आप दो लोग, दो मतलब कह सकते हैं पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल को लेकर के काफी सारे क्लासेस भी होते हैं, और काफी सारे कह सकते हैं अलॉट मेनी नेगोशिएशंस और आल्सो देयर, ठीक है। और जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप बहुत टाइम से इंडस्ट्री में हैं और आपने काफी सारे सिनेरियो देखे हैं, और उन केस सिचुएशन में क्या क्या होता है, या आपके कंपटीटर या किसी अदर के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो उस बेसिस पर जनरली जब आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें क्लॉजेस प्रिपेयर करते हैं। तो क्लॉजेस किस लिए होते हैं? जस्ट टू मेंटेनिंग अ कंट्रोल ओवर द, मतलब कह सकते हैं दोनों पार्टीज के बीच में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, जो भी प्रोसेस परफॉर्म होगी, तो उसमें कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, किस किस सिचुएशन में कौन कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और कौन एक तरीके से कौन सा ऐसा होगा जो फ्रंट एंड में रहेगा, कौन बैक एंड में रहेगा। तो इस तरीके से वो आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज दैट? द ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ कंट्रोल लाइक प्रिवेंटिव, है ना, कि प्रोएक्टिव कंट्रोल, डिटेक्टिव, है ना, आप सही टाइम रहते डिटेक्ट कर लें। प्रिवेंटिव मतलब होने ही नहीं देंगे, ऑकर ही नहीं करने देंगे डिफेक्ट्स को या रिस्क को ऑकर ही नहीं करने देंगे। मैनुअल, ठीक है। जनरली क्या होता है कि आप यूजर मैनुअल प्रिपेयर करते हैं, कि जैसे कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया पर्सन आया है, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मैनुअल वगैरह प्रिपेयर करके देते हैं, और मैनुअल उसको दे करके क्या कहते हैं कि इसको पढ़िए, रीड आउट करिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअल भी प्रिपेयर किया जाता है कि इनकेस अगर कोई नया पर्सन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है, और वो क्लाउड एक्टिविटीज को जो ऑर्गेनाइजेशन की उसको जानना चाहता है, तो मैनुअल भी हम यूज करते हैं। कंट्रोल का तरीका है कि उसको पढ़ेगा, समझेगा, तो उसके बाद उससे डिफेक्ट नहीं होगा या रिस्क ऑकर नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक चेंज एजेंट की तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। ऑटोमेटेड, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन ही हटा दिया, ऑटोमेट कर दिया सारी प्रोसेसेस को, ठीक है। जैसे मैंने बताया था असेंबली लाइन के केस में होता है ना, कि पहले की जो असेंबली लाइन हुआ करती थी, मैनुअली गाड़ी जो कार बनाते थे उसका असेंबल करते थे, फिर कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करने लगे, और फिर फर्दर अभी आप देखिए तो ऑटोमेटेड असेंबली लाइन्स आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ह्यूमन इंटरवेंशन ही खत्म कर दिया, ठीक है। अभी जो पॉस्चराइजेशन प्रोसेस मिल्किंग की होती है, उसमें क्या है कि मिल्क आया, कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद टैंकर में चला गया, और उसके बाद सीधा प्रोसेस होकर के पॉली में पैक होकर के कस्टमर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। देयर इज नो ह्यूमन टच इन बिटवीन। तो व्हाट इज दैट? ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस, ओके। एंड एंटिटी लेवल, है ना, तो जनरली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज डिफाइन कर लेते हैं कि कंट्रोल में ये पर्टिकुलर पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, इधर अगर इस प्रोसेस में है तो जनरली होता है ना कि हम प्रोसेस ओनर को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं, ठीक है, मैनुअल सिस्टम में। तो एंटिटी लेवल, ओके। सो अप्लाई टू द क्लाउड कंप्यूटिंग एज वेल। तो ये जो ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ कंट्रोल हैं, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में अप्लाई होते हैं। बस ये है कि जब आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिफाइन करेंगे, तो उस समय आप डिसाइड करेंगे कि कितना कंट्रोल आपके पास रहेगा एज ए क्लाइंट, और कितना कंट्रोल आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास रहेगा, ओके। So the difference introduced by cloud computing is that some control responsibilities might remain with the organization, while certain control responsibilities will be transferred to the CSP, ठीक है। तो यही पॉइंट कह रहा है कि जब आप जनरली सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिफाइन करते हैं, जिसमें आप कंट्रोल एक्टिविटीज मैप करते हैं, तो उसमें कुछ कंट्रोल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास रखते हैं एज ए क्लाइंट, और कुछ कंट्रोल आप अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं। अच्छा, कंट्रोल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को क्यों देते हैं? ठीक है, उसका रीजन है कि आपने अपनी एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया है,
ठीक है, तो आउटसोर्स कर दिया है, इसका मतलब है कि आप उसके लिए पेमेंट दे रहे हैं, तो वो सर्विस आप अवेल कर रहे हैं। हेडेक आप अपनी हेडेक फिर आप अपने पास नहीं रखेंगे, आप क्या करेंगे भाई, पैसा लो और ये सारा काम आप मैनेज करो। लॉजिस्टिक्स में भी तो यही होता है ना, अदरवाइज व्हीकल आप एक्वायर करेंगे, एक्वायर करने के बाद उनका सर्विस मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम ड्राइवर रखने का खर्चा, ठीक है, और उसको जो फ्लीट मैनेज करना है, कब कौन से ट्रक में सामान जाएगा, वो सारी चीजें। इसी तरीके डेटा सेंटर है, तो डेटा सेंटर में कितने गैजेट्स होंगे, कितने राउटर हमें डिप्लॉय करने पड़ेंगे, बाकी सारी आप कह सकते हैं कितना स्पेस हमें एक्वायर करना पड़ेगा, कितने पर्सन है जो मेंटेनेंस के लिए रखने पड़ेंगे, कितने पर्सन है जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखने पड़ेंगे, कितने पर्सन है जो नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ये सब जब आप इसके लिए कंट्रोल किसको देंगे, अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो वाइल द सर्टेन कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू द सीएसपी, तो आप अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को भी कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। ठीक है, उसको आप एक्सेस देंगे, उसको कंट्रोल देंगे कि यू मे ऑल्सो यूज दिस सर्विसेज, है ना, आप मेरे पार्ट पर ये सारी सर्विसेज मैनेज करके मुझे दोगे। ठीक है, तो इफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्जिस्टिंग कंट्रोल एक्टिविटीज इज मॉडरेट or poor, going to a cloud solution could exacerbate internal control weaknesses. ठीक है, तो इफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग कंट्रोल एक्टिव, अच्छा ये क्या है कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज हैं वो अगर मॉडरेट हैं, पुअर हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके क्लाउड सॉल्यूशन पर भी पड़ता है कि वो आपका इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, if an organization with poor password control and data security practices migrate its computing environment to a public or hybrid cloud solution। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी तक क्या था, इंटरनेट बेस्ड ईआरपी सिस्टम का, ठीक है, अब इंटरनेट था तो कोई सकता, तो उस केस में इन केस अगर मैं पुअर पासवर्ड कंट्रोल या डेटा सिक्योरिटी पुअर डेटा से अप्लाई कर रहा था, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, जो भी वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर के अंदर बिना आपके कंट्रोल के कोई आ ही नहीं, मतलब बिना आपके कह सकते हैं परमिशन के कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस केस में आप प्रोटेक्टेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, और अब आपने क्या किया कि पब्लिक या हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन में चले गए, पुअर पासवर्ड कंट्रोल या पुअर डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। ठीक है, और आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को आपने मतलब अपने सिनेरियो की कोई भी जानकारी नहीं दी, और आप सीधा पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि सारा कंट्रोल, जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो किसके पास, कह सकते हैं पब्लिक पार्ट में सारा कंट्रोल आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है। और वहां पर द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सटर्नल सिक्योरिटी ब्रीच, अब पब्लिक क्लाउड है तो उसमें क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स आर देयर, है ना, योर कंपटीटर्स आर आल्सो देयर एंड are also there, many organizations are also there। तो पॉसिबिलिटी अब उनमें से कोई अगर ज्यादा एक्सपर्ट हुआ या हैकर या क्रैकर हुआ, या किसी ने गलत इंटेंशन से कह सकते हैं कि आपका कंपटीटर है और कि आप क्लाउड पर आ गए हो और उसको पता है कि आप बहुत ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अप्लाई नहीं करते थे, तो देयर मे बी द सिक्योरिटी ब्रीच इज लाइकली टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्सेस टू knowledge base is now through the public internet। okay, so that is the real challenge, means control activity जब भी आप अपनी डिफाइन करें, इसलिए कहा जाता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइडर के भी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं कोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, सपोर्ट एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं और उनको अगर क्लाउड पर ले जाना चाहते हैं तो उनको आप ले जा सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं ना, हम उनको कभी भी क्लाउड पर नहीं ले जाते हैं। ठीक है, उनको अब इनमें आप ही तो डिफाइन करते हैं ना कि कौन कौन सी बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो मुझे क्लाउड पर ले जानी, ठीक है, जिन्हें मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकूं। ठीक है, अदरवाइज जो मेरे कंपनी की यूएसपी है या कह सकते हैं जो मेरी कंपनी की कोर स्ट्रेंथ है, मैं उसको क्यों एक्सपोज करूंगा एक रिस्क से। ठीक है, तो अगर आप कह सकते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज यू शुड अवॉइड सच प्रैक्टिसेस। ओके, तो दिस इज द कंट्रोल एक्टिविटीज। Now next is the information and communication, so this is also an important aspect while dealing with the cloud service provider। okay, so to effectively operate its business and manage the related risk,
Management relies on timely and accurate information and communication from various sources regarding external and internal events. अच्छा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज क्यों है, क्या रीजन है? देखिए, आप अकेले बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो बिजनेस के लिए आप देखिए तो लॉट मेनी एक्टिविटीज आर देयर एंड लॉट मेनी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एक्टिविटीज आर देयर, ठीक है? तो आपको पूरी सप्लाई चेन मैनेज करनी होती है। सप्लाई चेन में देखिए तो बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरर के तौर पर आप हो, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, और आपके साथ कस्टमर, रिटेलर के साथ कस्टमर जुड़े हो सकते हैं, ठीक है? या जनरली जैसे आजकल ई कॉमर्स की फील्ड में होता है कि वहां पर ड्रॉप शिपर होते हैं, तो ड्रॉप शिपर इन बिटवीन दैट कस्टमर एंड सप्लायर, है ना? तो मान लीजिए वो भी है, ऑप्टिमम है, लेकिन आपको अगर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आप सीएसपी भी उसमें ऐड करना चाहें तो कह सकते हैं कि एक और आपने एक्सटर्नल कंपोनेंट ऐड कर लिया, ठीक है? अब वो कितना रिलायबल है दैट डिपेंड्स, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन होगा दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन रियल टाइम, ठीक है? तो द इफेक्टिवली ऑपरेट इट्स बिजनेस एंड मैनेज द रिलेटेड रिस्क, मैनेजमेंट रिलाइज ऑन टाइमली एंड accurate information and communication from various sources regarding the external and internal event, okay? तो अगर आपको सही तरीके से बिजनेस चलाना है, ठीक है, और जो भी रिस्क है वो टाइमली मैनेज करने हैं, तो यू नीड टू रिलाई ऑन द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, है ना? और वो आपको कह सकते हैं बहुत सारे सोर्सेज से, जो कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, उनके थ्रू आपको मिलेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर है, देखिए कुछ सिनेरियो है, जैसे विद क्लाउड कंप्यूटिंग information received from CSP might not be as timely or of the same quality as information from an internal IT function, ठीक है? अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे मैं अपना खुद का इंटरनल IT फंक्शन मैनेज करते हुए अगर मैं कह सकते हैं बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता, ठीक है, तो उस समय मेरा पूरा कंट्रोल होता अपने आईटी डिपार्टमेंट पर, ठीक है? क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे प्रेमाइस पे रह करके काम कर रहा है, तो मेरा उस पर ज्यादा कंट्रोल है, ठीक है? और वहीं पर अगर मैं किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करता हूं, तो उसका तो डेटा सेंटर ही कहीं रिमोटली एक्सेस, मतलब कहीं रिमोटली सिचुएटेड है, ठीक है? अब कंट्रोल में भी मुझे कुछ ना कुछ उसे फ्रीडम देनी पड़ेगी, तो दैट इज द चैलेंज, है ना? तो वहां पर हो सकता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो टाइमली ना मिले, है ना? वहां पर कुछ लैग हो, या कह सकते हैं उसके बीच में कुछ लीड टाइम हो, या कुछ क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो, कि जो कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी एज ऑप्टिमम एज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको इफिशिएंटली, टाइमली और कह सकते हैं एक्यूरेटली अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है रियल टाइम बेसिस पर, देन इट्स ओके। अदरवाइज अगर वो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज अ रियल चैलेंज फॉर यू, ठीक है? यू शुड नॉट गो विद दैट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ओके? तो दैट इज द चैलेंज व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द ईआरएम, है ना? तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जब भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं, ठीक है, ईआरएम फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करते समय कि जो हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें इंफॉर्मेशन किस बेसिस पर दे रहा है। और वैसे भी ये जो एरा है अभी का, वो क्या है, इंफॉर्मेशन एज है, ठीक है? आप देखिए हर एक को जो भी उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो टाइमली मिलनी चाहिए, ठीक है? ईआरपी में क्या होता था, ईआरपी में यही तो था ना फेल्योर, कि इंटरनेट बेस्ड ईआरपी है, कस्टमर ने ऑर्डर किया, फिर इसके बाद आपने ऑर्डर फॉर्म भरा, फिर इंटरनेट पे जाकर के जनरेट किया, फिर उसमें से स्लिप निकाली सप्लायर के लिए, वो सप्लायर के पास डिस्पैच की, फिर सप्लायर को मिली, तो वहां पर कहीं ना कहीं लीड टाइम हुआ करता था ईआरपी इंप्लीमेंट करने के बावजूद भी। बस ये था कि जो हम फाइलें पहले मेंटेन करते थे ना और फाइलिंग किया करते थे, वो काम हमारा हेडेक खत्म हो गई। जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था वो सब हम कह सकते हैं कि सारा सिस्टमेटाइज हो गया, ठीक है? तो ईआरपी का इतना ही कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अब वेब एनेबल्ड ईआरपी के रहते हुए रियल टाइम बेसिस पर जिसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इमीडिएट बेसिस पर मिल सकती है, ठीक है? जैसे आप आजकल है ना कि आपने क्रेडिट कार्ड एक जगह स्वैप किया और जो भी आपका नंबर डाला हुआ उसमें तुरंत मैसेज आ जाता है रियल टाइम बेसिस पर कितने पैसे निकल गए, ठीक है? इन केस अगर आपने नहीं किया है तो आप तुरंत उस टोल फ्री नंबर पर या जो भी लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट इज मतलब कह सकते हैं प्लस पॉइंट ऑफ दिस रियल टाइम बेसिस पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है टाइमली या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है? बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में क्या है, बैंक कौन सा आपके 24/7 काम करते हैं, ठीक है? बैंकिंग का तो एक रेगुलर टाइम है ना कि इस टाइम पर ओपन होगा, इस टाइम पर बंद होगा,
ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को पूरी एक्सेस दे रखी है कि जो भी कस्टमर या क्लाइंट हमारे बिहाफ पर ट्रांजेक्शन करना चाहे, ठीक है, वो कर सकता है, वो टाइमली कभी भी पैसे निकाल सकता है, कभी भी पैसे जमा कर सकता है, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पर, और उसको एक्यूरेटली और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द पॉइंट कि यू नीड टू फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ओके। So as a result, fulfilling the management information and communication requirement might require additional and different information प्रोसेसेस एंड सोर्सेज। अब इसमें बात कर रहा है कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको एडिशनल और डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस और सोर्स करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब देखिए, मैनेजमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, और हर एक की जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसको मैनेज कर पा रहा है, देन इट्स ओके, अदरवाइज यू नीड टू डिप्लॉय योर ओन इंटरनल आईटी फंक्शन, ओके। Next is management should also monitor external information related to its CSP like financial reports, public disclosure, regulatory filing, industry periodicals and announcement by fellow cloud tenants. Okay. अच्छा, अब देखिए, कुछ जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, या जो कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको, उन बिजनेस प्रोसेसेस को हम इसमें नहीं ले जाते हैं क्लाउड में। अब देखिए, आप इसमें जो बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस हैं, जैसे सेल्स है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोक्योरमेंट है, पेरोल है, लेकिन आपने इसमें कहीं देखा है अकाउंट्स है, एचआर है, ठीक है, वो नहीं है, क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि की एरियाज हैं, ठीक है, उनको आप क्लाउड में ले जाना बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनको आप क्या करते हैं, उनको आप इंटरनल आईटी फंक्शन में ही रखते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट शुड आल्सो मॉनिटर द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स सीएसपी, है ना, जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, उसको भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहे। कंटेंट, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अगर आपका कह सकते हैं टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहे, चेंज करते रहे, ठीक है, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, अभी आप उसकी सर्विस ले रहे हैं, फर्दर मार्केट में कोई और बेटर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आ गया जिसका आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट, पब्लिक डिस्क्लोजर, रेगुलेटरी फाइलिंग, इंडस्ट्री पीरियोडिकल्स, अनाउंसमेंट वगैरह देखे, और उसके बेसिस पर या रिव्यू वगैरह देखे या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपने एक्सेस किया, और अगर यू फाइंड इट मच मोर बेटर देन द प्रीवियस वन, देन यू विल गो फॉर दैट person also, okay. Since the certain events impacting the CSP or fellow cloud tenants might also have an impact on the organization, तो आप ये पॉइंट भी कंसीडर करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन व्हाइल डीलिंग विद योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ओके, कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रियल टाइम बेसिस पर टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यू विल गेट थ्रू योर CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ओके। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस कोसो ERM फ्रेमवर्क इज मॉनिटरिंग, ठीक है। तो क्या मॉनिटर करते हैं, बेसिकली रिस्क रिस्पॉन्स, है ना, दैट वर वंस इफेक्टिव मे बिकम इररिलेवेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज मे बिकम लेस इफेक्टिव और नो लॉन्गर बी परफॉर्म्ड, और एंटिटी ऑब्जेक्टिव में चेंज, ओके। तो रिस्क रिस्पॉन्स जो कि आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल एक्टिविटी लेस इफेक्टिव हो जाएंगी, नो लॉन्गर हो सकता है कि वो परफॉर्म ही ना करें, या आपके ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो जाएंगे अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो परफॉर्मेंस आपको मेजर करना है, टाइम टू टाइम आप मेजर करते रहें कि क्या क्लाउड अप्लाई करने से मुझे कुछ फायदा हुआ है, अदरवाइज मैं जो ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम था उसमें ज्यादा बेटर था, और उसमें मैं कह सकते हैं कि अपने आप को ज्यादा सेफ और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा कह सकते हैं फोकस्ड अपने आप को पाता था, ठीक है। तो दैट यू नीड टू मॉनिटर रेगुलरली, है ना, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करिए और उसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, है ना, कुछ मेजरमेंट कह सकते हैं पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करिए, और उनको आप क्या करिए, मॉनिटर करिए कि whether we are performing well or not. That statement from 2004 in COSO's Enterprise Risk Management Integrated Framework 4 remains applicable to the age of cloud computing. तो ये स्टेटमेंट कोसो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का ये इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क 4 2004 में दिया गया था, जो आज के टाइम में भी सेम एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मैनेजमेंट मस्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स ERM प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट द प्रोग्राम एडिक्वेटली एड्रेस द रिलेवेंट रिस्क एंड फैसिलिटेट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जो मैंने बताया ना आपको, फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है, प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस आप अप्लाई कर सकते हैं, या PDPC चार्ट आप अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या करेंगे, जो अपना ईआरएम प्रोग्राम कह सकते हैं इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो इवेल्युएट करने पर आप देखते हैं कि वो कितना एडिक्वेटली वर्क कर रहा है, या रिस्क का जो रिस्पॉन्स है, रिस्क से जो डील करने का तरीका है, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के इन लाइन है, देन इट्स ओके। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस में आप एक रेगुलर मैकेनिज्म बना करके और एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके इसको आप टाइम टू टाइम परफॉर्म करते रहेंगे मॉनिटरिंग एक्टिविटी को। ओके, next is the effective ERM programs are evolving and dynamic in nature and must be increasingly so given the pace of cloud computing's evolution in terms of the solution offerings and competitor adopting the cloud and changing laws. Okay, so by this way you need to implement this effective ERM program. Okay, so this is all about the COSO ERM framework. Okay, so if to summarize, if you see that COSO ERM framework suggests that how or what point you need to consider while implementing this ERM framework to your organization. ठीक है, तो ERM framework अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले तो प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करें, डिप्लॉयमेंट मॉडल चूज करें कि मेरे लिए कौन सा डिप्लॉयमेंट मॉडल प्रेफरेबल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद सर्विस डिलीवरी मॉडल चूज करें और उसके बाद क्लाउड सॉल्यूशन कैंडिडेट की तरफ आप मूव करें। ठीक है, अब उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स आपका क्या रहता है, कंट्रोल एक्टिविटीज कौन कौन सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन किस तरीके का है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से और आपके साथ, है ना, और मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल चूजिंग अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और उसके बाद जब आइडियल क्लाउड सोल्यूशन आपको मिल जाए, then you need to devise this cloud governance practices. Okay, so this is all about the COSO ERM framework. If you have any doubt or query regarding this framework, you may ask. Okay, this was a lengthy topic, I think.